on recording start. Okay, let's start this. Assalamu alaikum everyone. Uh, I hope I am clear to everyone, or am I audible again? Let's start Yeah. again. तो मेरा टॉपिक बेसिकली है ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोजेनोमिक्स. हम यहाँ पर रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, तो आई गेस हम इट्स बेटर कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और बेसिक से ही ऑन करें. तो मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ. ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोजेनोमिक्स. ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है? बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ drugs into water soluble components, compounds that can be eliminated from the body. और उसके बाद इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. इसके मेन पर्पसेस 4 होते हैं: डिटॉक्सिफिकेशन, enhancing the excretion, activating the prodrugs, and terminating the pharmacological actions. These are the 4 main functions of purposes of drug metabolism or biotransformation, whatever you want to call it. फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. Why is drug metabolism occurring? Because the body recognizes the drug as a foreign chemicals, the xenobiotic, as we all know. अच्छा, कहीं सवाल हो तो प्लीज डू इंटरप्ट मी फ्रीली, और मुझसे सवाल आप अगर आप इंटरप्ट नहीं करना चाहते, यू कैन राइट इट ऑन द मैसेजेस, तो वो भी अच्छा हो जाएगा कि मैं वहाँ से आपको बता दूंगा. So, and you can tell people that they can unmute their mic and ask questions if they want. Yes, they can active their mic, they can ask the question as well. तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज you are free to ask any question any time. और उसके अलावा if you want to discuss anything, you are free to discuss anything as well. तो अभी हम बेसिकली बात ये कर रहे थे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के बेसिकली मेन पर्पस क्या है. फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म, व्हाई डज इट अकर? तो बॉडी बेसिकली ड्रग को रिकग्नाइज करती है एज अ फॉरेन मटेरियल, ना फॉरेन केमिकल के तौर पे रिकग्नाइज करती है. उसको हम जीनोबायोटिक भी कहते हैं. उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव, ड्रग मेटाबॉलिज्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो टॉक्सिसिटी रिड्यूस करें. सबसे पहले तो उसकी जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो कॉज कर सकता है वो केमिकल, उसको रिड्यूस करें. वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्लड इज मेड अप ऑफ वाटर. तो वो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से उसकी जाहिर सी बात है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी ट्रांसपोर्ट आसान हो जाती है. फिर रीनल और बाइलरी एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करने के लिए ड्रग का मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ प्रिपेयर्ड by the body to get therefore excreted from the kidney and from the liver as well. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एक्यूमुलेशन ना हो. अगर तो ये रीनली या बायरली एक्सक्रीशन या दूसरी जितनी भी किस्म की एक्सक्रीशन होती हैं बॉडी से, मोस्टली 80 to 90% ऐसा होता है कि रीनली या लिवर से ही क्लियर हो रही होती हैं. मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि पॉसिबल चांसेस होते हैं कि इनसे ना हो. वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, इन्हीं स्लाइड्स में हम डिस्कस कर लेंगे आगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट कराने के लिए भी बेसिकली इसके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म बॉडी कर रही होती है. जैसे कि मैंने बताया 80 to 90% चांसेस होते हैं कि लिवर और किडनी जो है ना उसके थ्रू एक्सक्रीशन हो, ड्रग मेटाबॉलिज्म हो बेसिकली. दूसरी साइड्स कौन कौन सी होती है? इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, स्किन, प्लाज्मा, ब्रेन. दीज आर द साइड्स. 10 to 20% चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो है ना मेटाबोलाइज हो ड्रग्स. फिर ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू चार्ट बना लिया है जस्ट इन केस कि हमें आसानी हो जाए समझने के लिए कि किस तरह से ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली कैरी आउट हो रही है. इसका एक ओवरव्यू दे दिया. हम इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता करके फिर समझ भी लेंगे कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म हो रही है. बेसिकली पहले तो एक ड्रग बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, फिर वो फेज 1 के अंदर जाती है, फिर वो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनती है, फिर फेज 2 में जाती है, फिर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट बनती है, फिर या तो वो यूरिन में चली जाती है या बाइल में चली जाती है, जहाँ से फिर वो लिवर के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है. तो ये बेसिकली इस तरीके से इस पे काम किया जाता है. अब हम आगे स्लाइड बढ़ाते हैं. सबसे पहले तो ड्रग, तो आपको पता है कि ड्रग बॉडी में कैसे एंटर होगी. इधर इट कैन बी द ओरल रूट और एनी रूट, इट कैन बी एनी रूट ना.
तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको मेरे ख्याल से पता ही होंगे कि बेसिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, सब फार्मासिस्ट ही है मेरे ख्याल से। तो लेट्स डिस्कस द फेज 1। व्हाट इज फेज 1? तो फेज 1 के अंदर बेसिकली होता क्या है कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली इसमें, और इन रिएक्शंस में इनका पर्पस क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि इनका पर्पस ये होगा कि या तो उसमें इंट्रोड्यूस कराएं कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, अमोनियम ग्रुप हो सकता है, या SH हो सकता है, CO एसिडेट ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है जो कि इसमें एंटर हो सकता है और बॉडी के अंदर उस ड्रग के अंदर तब्दीली ला सकता है। और ड्रग के अंदर तब्दीली आती ही इस तरह से कि हमने जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था कि बॉडी जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो टॉक्सिसिटी रिड्यूस करती है, या तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा ये सब, या उसकी एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करेगा ईदर फ्रॉम द रीनल सेक्शन और फ्रॉम द लिवर हेपेटिक सेक्शन, और उसकी एक्यूमुलेशन भी रुकवाने के लिए भी किसी वजह से भी ये हो सकता है। तो फेज 1 रिएक्शन का बेसिकली काम ये है कि उसमें कर सकते हैं। फेज 1 रिएक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और इसका मेन एंजाइम साइटोक्रोम P450 होता है। CYP450 आपने बहुत ज़्यादा फार्माकोडायनेमिक्स में, अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर है तो फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में उसने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और उसने हॉस्पिटल बेसिक फार्माकोलॉजी में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट स्लाइड ले हम अपनी, तो नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली ऑल अबाउट एंजाइम का पर्पस बता दीजिए। किसका पर्पस बताना है? एंजाइम साइटोक्रोम B4। अभी मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इसकी आगे थोड़ा सा आएंगे ना हम, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पर्पसेस और सारी मैंने इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स वगैरह भी डाली, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली मैंने जैसे बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर रिएक्शन जो हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन हो रहे होते हैं, और साइटोक्रोम P450 जो है ना एंजाइम्स इसमें एक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी दवाओं की एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, डाइज़ेपम, वॉरफेरिन, फेनाटोइन, मीटोप्रोलॉल। इसमें बेसिकली ये करता क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्रग को थोड़ा सा स्लाइटली पोलर बना देता है, तो वो पोलर बन जाती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन पे असर अच्छा पड़ जाता है। इसके अलावा जो रिडक्शन, इसके अलावा अगला रिएक्शन जो होगा वो जाहिर सी बात है रिडक्शन रिएक्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ एक्ट करता है जहाँ पर लो ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसमें जो दवाएं हैं उसमें क्लोरमफेनिकॉल है, नाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, या जिनके अंदर लेस कॉमन चांसेस हैं ऑक्सीडेशन के, उसके अंदर हो रहा है। अगला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, इसमें दो एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, एस्ट्रेजेस होते हैं, अमाइडेजेस होती हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है सामने ही, एस्पिरिन होती है। एस्पिरिन बहुत कॉमन सी एक एग्जांपल है। एस्पिरिन सैलिसाइलिक एसिड प्रोकेन में कन्वर्ट होती है और फिर वो पाबा में कन्वर्ट होती है। ये बेसिकली जो सवाल मेरे ख्याल से आपने किया था वो यही था शायद, साइटोक्रोम P450 का सिस्टम। ये इसके बारे में बता देता हूँ मैं, आगे जाकर के और भी CYP के एंजाइम्स आएंगे उसके बारे में बता दूंगा, जो कॉमन ड्रग्स इनसे मेटाबोलाइज हो रही है वो भी बता दूंगा। तो बेसिकली ये होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में है, और एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर इनकी मेन फैमिलीज जो मौजूद है वो मैंने लिख दी है, CYP3, A4, CYP 2D6, CYP 2C9 होता है, CYP, और ये बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ क्लिनिकली यूज ड्रग्स। तो एक मेजर हिस्सा है जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो है ना वो इस पे एक्ट कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट CYP एंजाइम्स कौन से होते हैं? CYP3A4 स्टैटिन, मिडाजोलैम और टार्कोलेमस को खत्म करता है। फिर अगले एंजाइम पे आ जाते हैं, CYP2D6, ये कोडीन, मीटोप्रोलॉल, टेमोक्सिफेन की भी मैंने आगे एग्जांपल दी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। CYP2C9 वॉरफेरिन, बहुत कॉमन, सबको पता है कि वॉरफेरिन का हर जगह रिएक्शन होता है, और जितने भी ड्रग्स
जो कि CYP2C9 से मेटाबोलाइज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल NSAID है, वारफेरिन, दोनों आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल है यहाँ पर इंटरेक्शन। CYP2C19 में क्लोपिडोग्रिल, ओमेप्राजोल, अगर ये दोनों एक साथ दी जाएंगी, हम सबको पता है कि रिएक्शन होता है। तो आज हमें एक नया रीजन भी पता चल सकता है कि इनका आपस में रिएक्शन होता क्यों है, व्हाई दे आर नॉट कॉम्पेटेबल। तो एक कॉमन रिएक्शन की वजह यहाँ पर सामने है कि दोनों एक ही एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही होती है, तो आपस में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म भी इतना अच्छा नहीं हो पाता। फिर हम CYP-A2 पे आ जाते हैं। CYP-A2 की बात करें तो कैफीन, थियोफाइलिन उसके थ्रू होता है। फिर CYP2E1 एसेटामाइनोफेन और इथेनॉल इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा फेज 1 के एक्सप्लेनेशन, मेरे ख्याल से हमारी यहाँ फेज 1 की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जानी चाहिए। 3 किस्म के रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं इसमें। 3 किस्म के जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, जो फेज 1 के अंदर होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं जिनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी ड्रग की। तो वो ड्रग जो है वो जाहिर सी बात है या तो उसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस होगी, या उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, या उसमें उसकी रीनल एक्सक्रीशन अच्छी हो जाएगी, या हेपेटिक एक्सक्रीशन अच्छी हो जाएगी, या उसकी एक्यूमुलेशन नहीं होगी। तो ये 4 पर्पसेस की वजह से ये फेज 1 का काम है कि वो ये करता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फेज 1 से वो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट कोई भी ऐसा हो सकता है, या तो वो ऐसा ड्रग हो सकती है कि जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हो आपकी बॉडी के ऊपर, या तो वो बिल्कुल ही ऐसी हो सकती है जिसके असरअंदाज ना हो रही हो, लेकिन उसकी चांसेस होते हैं कि वो एक्यूमुलेशन करे, या टॉक्सिसिटी करे, या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करे, कुछ भी हो सकता है। तो हम बॉडी क्या करती है, बॉडी रिस्क में लेती है, बॉडी फेज 2 रिएक्शन में फौरन चली जाती है। तो हम अब फेज 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। फेज 2 के रिएक्शंस क्या होते हैं? एंडोजेनस मॉलिक्यूल से ड्रग जो है वो बाइंड कर जाती है। इसका पर्पस होता है वाटर सॉल्युबिलिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ताकि क्लियरेंस में उसको ख़त्म करने में आसानी हो, दवा को बॉडी से बाहर निकलने में आसानी हो। इसके टाइप्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। सल्फेशन है, एसिटलाइजेशन है, मिथाइलेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है। ग्लूटाथायोन मेरे ख्याल से सबको पता होगा ग्लूटाथायोन क्या होता है। आई गेस, आई होप कि सबको पता है। अगर नहीं पता तो मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ। एनीवन? अच्छा, अगर ग्लूटाथायोन यूनिवर्सल ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेशन में काम करता है, यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे मशहूर है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रोकता है। जो भी हमारे पास ऐसे हार्मफुल एनाइंस या कैटाइंस हमारी बॉडी में घूम रहे होते हैं, जिनके ऊपर रिएक्शन के चांसेस होते हैं कि वो आ जाए और वो टॉक्सिक रिएक्शन प्रोड्यूस करके या तो कैंसर सेल बना सकते हैं, उनको जो है ग्लूटाथायोन जो है वो ख़त्म करता है। तो मेजर फेज रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, ये उसके एंजाइम्स हैं, यूडीटी, सल्फोट्रांसफरेज, एनएटी, COMT, GST। इसको आप डिटेल में खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं कि ये कौन से एग्जाम्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो ये बेसिकली इनका काम ये है कि सल्फेशन वाले जो होंगे वो जाहिर सी बात है सल्फेट ग्रुप को ऐड कराएंगे, एसिटाइलेशन एसिटाइल ग्रुप को ऐड कराएंगे, मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप को कराएंगे, ग्लूटाथायोन वाले ग्लूटाथायोन को ऐड करवाएंगे। तो यहाँ डिफरेंट काम होते हैं। ये मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दे दी हैं। मॉर्फिन कन्वर्ट होगा मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड से। ग्लूकुरोनाइड का मतलब क्या हो रहा है? ग्लूकोनाइडेशन हो रही है बेसिकली, यूजीटी एंजाइम एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, वो मोर वाटर सॉल्युबल बन गया और रीनली एलिमिनेट हो गया। ये बेसिकली एक मैंने छोटी सी एग्जांपल इसमें ऐड कर दी ताकि आपको समझ में आ सके कि मेजर फेज 2 रिएक्शन में हो क्या है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेसिकली मेटाबॉलिज्म अकरिंग, ये मेटाबॉलिज्म वो है जो आप दवा ले लेते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो सबसे पहले ये सिस्टमेटिक जो ओरल मेडिसिन आप ले रहे हैं, भले वो टैबलेट्स हों, कैप्सूल्स हों या कोई इस तरह के हो, तो ज़्यादातर उनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आईवी में इसका कोई असरअंदाज नहीं होता। आईवी में डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में ड्रग आ रही होती है, तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। लेकिन क्योंकि ओरल में ये इंटेस्टाइन
और बाकी जो स्टमक के पास से एब्जॉर्प्शन हो रही होती हैं ये जाती हैं, तो सिस्टमिक ऑब्जॉर्प्शन में आने, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आने से पहले जो है ये आपके लिवर से जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरती है। तो ये बेसिकली लिवर और इंटेस्टाइनल साइट्स पे जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, इंटेस्टाइनल वॉल्स पे। इसकी इनमें कौन कौन सी दवा जो है वो ज़्यादातर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ज़्यादातर गुजर रही होती है, मैंने एग्जांपल दी हुई है इसमें। नाइट्रोग्लिसरीन है, मॉर्फिन है, प्रोपेनोलॉल है, वेरापेमिल है। इसकी बेसिकली क्लिनिकल इम्प्लिकेशन एक ही होती है, वो ये होती है कि बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। किसी भी दवा की आपने कौन सा रूट चुना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनहेलेशन में अगर आप फॉर एग्जांपल इनहेलेशन लेते हैं तो वो 100% सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में फॉरेन ड्रग दवा जो है ना वो अवेलेबल हो जाती है। आईवी ले रहे हैं 100% अवेलेबल है। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आपने बकल कैविटी से ले रहे हैं कोई भी ऐसी दवा जो बकल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाती है और डायरेक्टली जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट जा रही होती है, दे बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ज़्यादातर जहाँ मसला आता है, अच्छा मसला कहाँ आता है, मसला ज़्यादातर अक्सर आता है प्रो ड्रग्स के अंदर। व्हाट आर प्रो ड्रग्स? बेसिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग्स, ये प्रो ड्रग्स कहलाती है। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है इनहेल्प्रिल, क्लोपिडोग्रेल, कोडीन, वेलासाइक्लोविर। वेलासाइक्लोविर बेसिकली पहले आती है और उसके बाद एसाइक्लोविर में कन्वर्ट हो जाती है, और कोडीन जो है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोपिडोग्रेल एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाता है और इनहेल्प्रिल का लिखा हुआ है कि इनहेल्प्रिलेट बन जाता है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये प्रो ड्रग्स किस तरह काम करती है। अब आ जाते हैं एंजाइम इंडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। इंक्रीज्ड एंजाइम प्रोडक्शन इज एंजाइम इंडक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? बॉडी बेसिकली क्या करती है, बॉडी एंजाइम इंडक्शन करके एंजाइम की प्रोडक्शंस को तेज कर रही होती है, फास्ट कर रही होती है। तो फास्टर मेटाबॉलिज्म होता है, रिड्यूस ड्रग कॉन्सेंट्रेशन होती है और थेरेप्यूटिक फेलियर हो जाता है इसकी वजह से। थेरेप्यूटिक फेलियर होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि दवा जो है ना वो अपना पूरा असर 100% ला नहीं पाती है, और इनकी वजह से अच्छा ये एंजाइम इंडक्शन, इनके इंडक्शन होती क्यों है, ये इंड्यूसर्स होते क्या है? ये होते इनमें से देखिए मैंने एग्जांपल्स दी हुई इंड्यूसर्स की, रिफेम्पिसिन है, कार्बामेज़ेपिन है, फेनेटोइन है, फिनोबार्बिटॉन है और एस्टी जोन्स वोल्ट है। ये बहुत ज़्यादा इस पे असरअंदाज होते हैं बॉडी के ऊपर और एंजाइम इंडक्शन को बहुत तेज़ कर देते हैं। जब ये तेज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम की प्रोडक्शन बहुत तेज़ होती है, और जब एंजाइम की प्रोडक्शन तेज़ होगी तो एंजाइम हेल्प्स इन रिएक्शन, कैटलाइजिंग द रिएक्शन ना, तो फास्टर मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी थेरेप्यूटिक स्टेज में पहुंच नहीं पाएगी, तो थेरेप्यूटिक विंडो को अचीव नहीं कर पाएगी। जब वो नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियस बात है थेरेप्यूटिक फेलियर हो जाएगा और दवा का कोई भी असर नहीं आ पाएगा। तो ये एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन में इस तरह से काम हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन पे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ड्रग के लेवल्स बढ़ जाएंगे। जब ड्रग के लेवल्स जब ड्रग के लेवल्स बढ़ना शुरू होंगे तो टॉक्सिसिटी भी होना शुरू होगी। और इसमें कॉमन एग्जांपल्स मैंने इसमें दी हुई हैं, कीटोकोनाजोल है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, फ्लूकोनाजोल है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये बहुत कॉमन दवाएं हैं जो एंजाइम इनहिबिशन करा रहे होते हैं, और एंजाइम इनहिबिशन करवा करके इनके ड्रग लेवल्स बहुत सारे दवाओं के, या तो ये खुद अपने लेवल्स बढ़वा लेते हैं या दूसरी दवाओं के जो इनके साथ दी जा रही होती है उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है जब उनके लेवल्स बढ़ते हैं, उनकी डोज का टाइम, नेक्स्ट डोज का टाइम आता है दवा का, तो वो भी उस वक्त भी लेवल्स हाई होते हैं और फिर नई डोज आ गई तो ऑब्वियसली तो वो पाइल अप, वो थेरेप्यूटिक विंडो से क्रॉस करते हुए वो ED50 या LD50 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ED50 आपको पता है मेरे ख्याल से, ED50 LD50 यहाँ सबको ही पता होना चाहिए मेरे ख्याल से कि ED50 और LD50 क्या है। तो ये बेसिक तरीन चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। ये बेसिकली पूरा एक हिस्सा था जो हमने डिस्कस किया है अबाउट ड्रग मेटाबॉलिज्म ओवरव्यू। मैंने जैसे कि बताया था पहले, मैं इसको
स्लाइड को बैक ले जाता हूँ ताकि आपको रिमाइंडर आ सके। ड्रग, कोई भी ड्रग थी वो फेज 1 में गई, और फेज 1 में जब चली गई तो इसका मतलब है उसकी फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होना शुरू हुए। वहाँ पर जब फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होना शुरू हुए उसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, भले वो हाइड्रोलिसिस ग्रुप हो OH के फॉर्म में, भले वो एसीटेट ग्रुप हो, भले वो नाइट्रेट ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है इसके अंदर। तो वो 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। वो 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा एक रिमाइंडर और रिवीजन हो गया कि इसमें, और हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि इसमें साइटोक्रोम P450 सिस्टम, उसकी पूरी फैमिलीज को हमने डिस्कस किया था कि ये पूरी फैमिलीज हैं जो 75% ऑफ क्लिनिकली यूज ड्रग्स पे असरअंदाज हो रही थी उसकी मेटाबॉलिज्म की। तो ये हमारा पूरा हो गया एक पोर्शन जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में सारी डिस्कशन कर ली। अब आ जाते हैं हम दूसरे अपने इसी टॉपिक के दूसरे हिस्से के ऊपर, फार्माकोजेनोमिक्स पे। तो फार्माकोजेनोमिक्स क्या होती है? बेसिकली फार्माकोजेनोमिक्स होती है कि हम जीन जेनेटिक वेरिएशंस को जो इंडिविजुअल ड्रग रिस्पॉन्सेज पे असरअंदाज हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करें। ये स्टडी होती है फार्माकोजेनोमिक्स। इसका क्या गोल होता है? इसका गोल होता है 6 R's को प्रोड्यूस करना, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन वो 4 पॉइंट और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू वेरी। तो ये 4 होता है कि सही पेशेंट को जाए, सही दवा जाए, सही डोज जाए और सही टाइम पे जाए। ये है फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजेनोमिक्स। ये 2 टर्म्स अक्सर हम डिस्कस करते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में क्या फ़र्क है। मैंने सोचा इसको ऐड कर दूं ताकि हमें एक रिमाइंडर हो जाए कि यार फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स में क्या फ़र्क है। फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली हम सिंगल जीन पे बात कर रहे हैं, फार्माकोजेनोमिक्स हम एक पूरे जीनोम सिस्टम पे बात कर रहे हैं, होल जीनोम पे। फार्माकोजेनेटिक्स में हम इंडिविजुअल की वेरिएशन पढ़ेंगे और फार्माकोजेनोमिक्स में हम मल्टीपल जीन्स को स्टडी करेंगे। फार्माकोजेनेटिक्स में ड्रग रिस्पॉन्स देखेंगे और फार्माकोजेनोमिक्स में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हम थेरेपी को एक नज़र में रखते हैं। अच्छा, ये फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली क्यों मैटर करती है? मैटर इसलिए करती है कि जो भी पेशेंट डोज ले रहा है उसको हम देख रहे होते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। उसका एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है दवा लेने के बारे में। फिर दूसरा, या तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, नो रिस्पॉन्स, या उसको कोई खुदा न खास्ता टॉक्सिसिटी हो रही है किसी दवा की वजह से, या हमारा कोई ये पॉसिबल हो सकता है, कोई भी इसके अलावा रीजनिंग हो सकती है इसमें कि इधर वो डोज ड्रग लेवल अचीव नहीं कर पा रहा, इधर वो ड्रग लेवल अचीव कर रहा है, इधर कुछ भी हो सकता है। और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स भी आ सकते हैं। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को कोई, मुझे बेसिकली हम लोग सब यहाँ डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? लेट्स डिस्कस। एनीवन? अपना माइक भी खोल सकते हैं आप और चैट पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ उसको। बेसिकली जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि साइमल्टेनियस अकरेंस होती है मल्टीपल वेरिएंट ऑफ जीन्स की ना। स्पेसिफिक डीएनए किसी का भी एक उसके अंदर सीक्वेंसेस होते हैं और उन सीक्वेंसेस को एलील्स के नाम से भी जाना जाता है कि वो एलील्स कहलाते हैं। एक ही टाइप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर एक, मतलब अगर स्टैंडर्ड में बोलूँ कि स्टैंडर्ड जेनेटिक डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट फॉर्म्स होती हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की, वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है और एक सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए का भी हो सकता है कि भाई ये पूरी डीएनए जो है ना वो इधर स्वैप हुई हुई है, मतलब अलग हुई हुई है, या उसमें से डिलीट हुई हुई है, या उसमें इंसर्टेड हुई हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो जीन मॉडिफिकेशन हो सकती है,
या तो पूरी जीन ही स्वैप हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, डीएनए पूरा स्वैप हुआ हुआ है, या तो उसमें से कुछ मटेरियल डिलीट हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली इसको ये बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, तो इसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है कि ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसको हम इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी इसीलिए फार्माकोजेनेटिक्स मैटर करती है। अब हम इसमें जो हमने डिस्कस करने वाली बात है वो है फिनोटाइप्स। ये फिनोटाइप्स क्या होते हैं? फिनोटाइप्स में मैंने बताया जैसे नॉर्मल मेटाबोलाइजर है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइजर है, पुअर है, रैपिड है या अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर। तो इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेंगे और हम समझ लेंगे कि ये क्या होते हैं और मेटाबोलाइजर्स में क्या मकसद है इनसे। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल दी है, CYP2D6 की एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दी है, साइटोक्रोम P450 सिस्टम की। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये आपस में दोनों से ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोजेनेटिक्स कैसे लिंक है। जैसे मैंने बताया था कि CYP की पूरी फैमिली होती है, उसमें से CYP2D6 की एक एग्जांपल है P450 सिस्टम, जो कि लिवर के अंदर पाया जाता है, उसका एक हिस्सा है, ये एक एंजाइम है उसका। तो ये मेटाबोलाइज करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ मोस्ट कॉमन ड्रग्स में से एक एग्जांपल मैंने दी थी कोडीन की। तो ये जो कोडीन की एग्जांपल दी है वो CYP2D6 से बेसिकली कन्वर्ट होता है। मॉर्फिन इसका पुअर मेटाबोलाइजर इसके अंदर एक्ट करता है। मॉर्फिन अगर मैं कोडीन और मॉर्फिन दोनों एक साथ दे रहा हूँ और कोई पेशेंट ले रहा है तो उसकी एग्जांपल दी गई है, कोडीन भी CYP2D6 से होता है और मॉर्फिन भी होता है। अब इसमें क्या होगा, ये पुअर मेटाबोलाइजर बन जाएगा, एनाल्जेसिया इसमें कम आएगा और अल्ट्रा रैपिड, अगर फॉर एग्जांपल मॉर्फिन इसमें एक्ट करता है और CYP जो है ना वो मॉर्फिन को मेटाबोलाइज करता है, तो मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो कोडीन, अगर पहले आपने कोडीन दिया है और CYP2D6 पे आ गया तो मॉर्फिन को जो है ना वो मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगा और एनाल्जेसिया नहीं आएगा। जो पर्पस था मॉर्फिन का वो खत्म हो गया। लेकिन अगर अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर दे दिया तो ऑब्वियसली बात है वो मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी कर देगा। मॉर्फिन को पहले दे दिया, कोडीन को बाद में दे दिया, तो वो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी इस तरीके से भी आ जाएगी। तो हमें ये बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि हमारी इसमें क्या वैल्यूज हैं और हमें क्या क्या इसमें समझना है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गई। फिर हम आ जाते हैं CYP2C19 पे। ये भी एक सिस्टम एंजाइम, उसी सिस्टम का, उसी फैमिली का एक एंजाइम है। ये भी मेटाबोलाइज करता है। इसमें हम ले लेते हैं क्लोपिडोग्रिल की एग्जांपल। वो पुअर मेटाबोलाइजर है, एक्टिवेशन नहीं होगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा स्टेंट का। इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि ऊपर एग्जांपल क्लोपिडोग्रिल की दी थी, बताया भी था कि क्लोपिडोग्रिल जो है वो ओमिप्रोजोल के साथ रिएक्शन देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उसको ही ले लें तो वो पुअर मेटाबोलाइजर के तौर पे असरअंदाज होगी। जब एक्टिवेशन रिड्यूस हो जाएगी तो स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। जब स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका पेशेंट को खतरा हो सकता है, पेशेंट को लाइफ थ्रेटन हो सकता है। तो जब पेशेंट की लाइफ थ्रेटन हो सकती है तो फिर हम क्या करें, कोई हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव, जाहिर सी बात है फिर हम देंगे। और वो ऑल्टरनेटिव देंगे तो उस ऑल्टरनेटिव में हम ज़्यादातर टीकाग्रेनोर देते हैं 90 mg और मेंटेन करते हैं फिर डोज को। अगले एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं, CYP2C9 और एक VKORC1। मैंने आगे इसके नाम भी लिख दिया, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज कहलाता है। इसका पूरा कॉम्प्लेक्स सब यूनिट होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? ये वो जीन है जो इनकोड करती है एंजाइम विटामिन के को, इसके कॉम्प्लेक्स को बनाती है ताकि वो वारफेरिन का टारगेट होती है। अब अगर मैं ये एग्जांपल दूं तो इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि विटामिन के को रिसाइकिल करती है ताकि सेवरल टाइम रीयूज हो सके और सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर सके। अब अगर वारफेरिन आ गई, इसमें म्यूटेशन हो जाएगी क्योंकि उसका वारफेरिन का ये टारगेट है, उसमें म्यूटेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। INR मेरे ख्याल से सबको पता होगा, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है। इससे हम ब्लड क्लॉटिंग को मॉनिटर कर रहे होते हैं और हम पता कर रहे होते हैं कि इसका बेसिकली क्या मकसद है।
तो जब INR बढ़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, फिर एक काम ही होगा कि ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा, इसमें करेंगे क्या, इसमें मैंने मेंशन भी कर दिया कि उसकी मेंटेनेंस डोज को हम कम रखेंगे ताकि वो उसको हम मेजरेबल हिस्से में कन्वर्ट कर सके, उसको लेके आ सके, उसको मेंटेनेंस डोज को कम कर देंगे तो उसकी डोज वगैरह अच्छी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसी पे बात करें तो सबसे पहले अच्छा इधर रुक जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दें। आई एम वेरी सॉरी, मैं रोका नहीं बीच में और बोलता चला गया। मुझे कोई बता दे कोई क्वेश्चन इसमें दरमियान में, तो प्लीज़ डू शेयर योर क्वेश्चन। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। TPMT की बात कर लेते हैं। थायोप्रीन ये TPMT क्या होता है? थायोप्रीन एस मिथाइल ट्रांसफरेज होता है बेसिकली, और इस एंजाइम का काम होता है जो थायोप्यूरिन ड्रग्स होती हैं उनको बेसिकली ब्रेक डाउन करता है, उनको इनएक्टिवेटेड जो पार्ट्स होते हैं उनकी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को रोकता है बेसिकली। और एजाथायोप्रीन एक कॉमन एग्जांपल है। एजाथायोप्रीन प्रोड्रग होती है, वो कन्वर्ट, मैंने इसमें स्पेशली TPMT को इसलिए डाला है क्योंकि एक प्रोडक्ट की एग्जांपल मुझे देनी थी कि एक प्रोडक्ट की भी एग्जांपल। एजाथायोप्रीन प्रोड्रग होती है और वो 6-मरकैप्टोप्यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो लो TPMT बनाती है। लो TPMT का भी, TPMT का मैंने अभी बताया थायोप्रीन एस मिथाइल ट्रांसफरेज होता है, फिर वो उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, बोन मैरो सप्रेशन के अंदर काम आती है। तो या तो हम इसकी ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ चले जाते हैं, अगर तो ये एंजाइम नहीं है मौजूद तो हम क्या करते हैं, हम या तो हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर चले जाएंगे, और अगर एंजाइम का असर अच्छा नहीं आ रहा है तो हम डोज रिडक्शन की तरफ चले जाते हैं ज़्यादातर। फिर एक मैंने HLA-B, स्टेरिक 1502 और कार्बामेज़ेपिन की एग्जांपल दे दी है। अच्छा, ये एक जेनेटिकली वेरिएंट एलील होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-B जीन के साथ होती है, और ये मेजर हिस्सा होता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का MHC क्लास 1 का। ये HLA करता क्या है? बेसिकली HLA का काम होता है इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश कर पाता है कि ये बॉडी का हमारा अपना सेल है या फॉरेन सब्सटेंस है कोई। तो अगर ये जीन मिसिंग होती है तो इसमें से ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसके साथ एक्ट करना। कार्बामेज़ेपिन स्पेसिफिकली, कार्बामेज़ेपिन जब जाती है तो वो बेसिकली इसको बॉडी जो है ना वो इसके ऊपर ये इसके साथ जो है वो कॉम्बाइन होकर के बॉडी के अंदर काम कर रही होती है। लेकिन अगर ये एलील पॉजिटिव है, ये बॉडी के अंदर अगर HLA-B 1502 की फॉर्म में मौजूद है, ये वेरिएंट एलील है, तो क्या होता है कि इसकी पॉजिटिविटी की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है कार्बामेज़ेपिन के इनटेक से। और ज़्यादातर एशियन पॉपुलेशन के अंदर कार्बामेज़ेपिन जिनको कार्बामेज़ेपिन की वजह से रिएक्शन हो रहा था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो रहा था, हाईली लाइकली होता है कि ये 1% चांसेस होते हैं, 1 in a million वाले चांसेस है कि ये जीन जो है ना वो नहीं हो। और अगर तो ये होती है फिर मसला आना शुरू हो जाता है, और पेशेंट्स की स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी होती है। तो वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये, इन सब चीज़ों के बारे में फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ना और इन फार्माकोजेनेटिक्स को पढ़ना, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस किस्म की एलील्स को पता कर सकें, इस किस्म की एलील्स के बारे में बता सकें। नताशा, मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, तो मैंने आपका सवाल पढ़ लिया, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ना कार्बामेज़ेपिन वगैरह के साथ, तो ये एक बेसिक काम हो सकता है।
अब हम इसको अगर फार्माकोजेनेटिक्स को हम पूरी उसमें अगर हम लेके जाएं और इनको हम अलग तरीके से डिस्कस करें, तो फार्माकोजेनेटिक्स ऑन्कोलॉजी में बात कर लें, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में भी इसकी बहुत ज़रूरी एक वो है। फार्माकोजेनेटिक्स इन ऑन्कोलॉजी के अंदर हाउ इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंसेस इफेक्ट पेशेंट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपीज। यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये हमारे गोल्स होते हैं, जाहिर सी बात है ऑन्कोलॉजी के अंदर के हम राइट एंटी कैंसरस ड्रग लें, सेफेस्ट डोज हम निकालें, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करें, ट्रीटमेंट आउटकम्स को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो ये बेसिकली हमारे वो होते हैं। और स्पेशली ऑन्कोलॉजी में प्रिसिशन मेडिसिन जो है ना, वो हमारा टारगेट भी है और कॉर्नर स्टोन भी है कि कैंसर के केयर में इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर स्टडी कर सकें, ताकि प्रिसीजन मेडिसिन जाए और लोगों को मसले मसाइल नहीं हो, कम से कम टॉक्सिसिटी हो, कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स आए। इसमें मैंने एक एग्जांपल ये आपको दिया टमोक्सिफेन की। CYP2D6 के साथ पेशेंट विद पुअर CYP2D6 एक्टिविटी में हैव रिड्यूस्ड बेनिफिट्स फ्रॉम टमोक्सिफेन, तो वो अल्टरनेटिव एंडोक्रीन थेरेपीज के पास जा सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें, फिर एक ये दूसरी एग्जांपल मैंने 5-फ्लोरोयूरोसिल की दी है DYPYD के साथ। अब ये वो एंजाइम है जो 80% एंजाइम का ब्रेकडाउन अबाउट 80% एडमिनिस्ट्रेड 5-फ्लोरोयूरोसिल के बारे में 80% उसकी एंजाइम ब्रेकडाउन करता है। तो ये गाइडलाइंस है कि आप उसको अगर आप यूज शुरू कर रहे हैं तो उसकी DYP टेस्टिंग जो है ना वो आप कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या काम हो रहा है। हमें अल्टरनेटिव कीमोथेरेपी पे जाना है, हमें डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, हमें डोज रिड्यूस करनी है, हमें पेशेंट को किस तरह से कैटर करना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी एफिकेसी को इम्प्रूव करना और टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करना, ये हमारा बेसिकली मेन पर्पस ही यही है कि हम ये काम कर सकें। फिर हम कुछ एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑन्कोलॉजी हो गया। अब हम कार्डियोलॉजी की बात कर लेते हैं। कार्डियोलॉजी में किस तरह से फार्माकोजेनेटिक्स इफेक्टिव है, वॉरफेरिन है, क्लोपिडोग्रिल है, स्टैटिन है, इन सब का हमारा गोल बेसिकली होता है कि इनमें एडवर्स इवेंट्स ना आए। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोपिडोग्रिल और CYP2C19 के ऊपर असरअंदाज है। तो अब अगर इसमें हमें सबसे पहला सवाल ये पूछना है, क्या क्लोपिडोग्रिल एक्टिव है? अगर नहीं है तो उसका कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि क्लोपिडोग्रिल खुद एक प्रोड्रग है। तो क्लोपिडोग्रिल जाहिर सी बात है उसको एक्टिवेट होने के लिए सिस्टम चाहिए। अगर CYP2C19 जीन के अंदर कोई मसला है या एंजाइम के अंदर इशू है तो वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। जब वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है पुअरली मेटाबोलाइज होगी। जब पुअरली मेटाबोलाइज होगी तो उसका असर भी नहीं आएगा। तो जब असर ही नहीं आएगा तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस एंजाइम के ऊपर नज़र रखें। तो फार्माकोजेनेटिक्स हमें ये ऑप्शन देती है कि हम इस एंजाइम के बारे में बता सकें और इस एंजाइम के बारे में डिस्कस कर सकें। तो ये एक बेसिकली वो है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर हम इनके बेनिफिट्स के डिस्कशन कर लें तो पर्सनलाइज बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव्ड एफिकेसी है, रिड्यूस्ड ADRs हैं और बेटर आउटकम्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन, एक्सपेंसिव टेस्टिंग, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, एथिकल कंसर्न्स बहुत हैं लोगों के, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हमने इनको पढ़ना चाहिए नहीं चढ़ना चाहिए। वेरिएबल गाइडलाइंस हैं, कहीं एशियन पॉपुलेशन के लिए अलग है, अफ्रीकन पॉपुलेशन के लिए अलग है, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनी हुई। तो और दूसरी बात, सारी दवाओं की के लिए जो है ना वो ये टेस्टिंग रिक्वायर्ड भी नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें। अच्छा, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है प्रिस्क्राइबिंग से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि क्या लिवर फंक्शन है, क्या किडनी फंक्शन है, क्या कोई ड्रग इंटरेक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए।
तो ये कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए, इथनिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पॉपुलेशंस के बारे में, हर पॉपुलेशन का अपना अपना एक रिएक्शन होता है। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंस हमें इनके बारे में, फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और हम ये एक फ्लो चार्ट है, इसको एक बार आप लोग प्लीज गो थ्रू कर लें कि ये चार्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, क्लिनिकल रिस्पांस, इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोजेनेटिक्स की आपस में वो क्या कॉर्पोरेशन है, क्या बॉडी के अंदर उसके असरअंदाज चीज़ें होती हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। और भी हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल से नताशा क्या पूछें, व्हाई डोंट यू डिस्कस द फेज 1 रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग P4 फीड सिस्टम, P4 50 सिस्टम। अच्छा नताशा, इसमें बेसिकली जो मैंने आपको डिस्कशन के बारे में बताई थी, तो इसमें ये बताया है आप लोगों को, पीछे चले जाते हैं, सॉरी। सेवेंटी 75% ऑफ क्लिनिकली यूज ड्रग्स जो है ना, वो CYP 450 सिस्टम के साथ काम कर रही हैं। तो इसलिए जो हम मेजर सिस्टम है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप पता करना चाहती हैं कि P450 सिस्टम के अलावा कहाँ है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली, और उन चीज़ों में CYP जो है ना, वो बेसिकली ड्रग क्लियरेंस में ज़्यादातर 75% मैंने आपको बताया यही काम कर रहा था। ऑल्टरनेटिव रूट में नॉन CYP FMO एंजाइम्स होते हैं, MAO एंजाइम्स होते हैं, फेज 2 कॉन्जुगेशन में UGTs होते हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स की कन्वर्जन होती है, एक्सक्रीटेबल एंजाइम्स होते हैं। तो ये नॉन P450 सिस्टम्स कहलाते हैं बेसिकली। इसमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, MAO एंजाइम्स कहलाते हैं, मोनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स, MAO के नाम से आपने सुना होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडेजेस होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस होते हैं, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेसेस होते हैं। ये ऑक्सीजनेट करते हैं नाइट्रोजन को, सल्फर को, फॉस्फोरस आइटम्स को, इनको जो है ना वो ख़त्म करते हैं। तो इनका काम बेसिकली ये है। और दूसरा जो है वो बेसिकली हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है हिस्टेरेसिस और एमाइडेजेस की। तो वो बेसिकली CYP 450 सिस्टम के पार्ट नहीं है। मैंने आपको जैसे कि हिस्टेरेसिस में बताया था कि वो एस्प्रिन को तोड़ते हैं, मैंने अपनी स्लाइड में एग्जांपल भी दिए। इफ़ यू हैव सीन दैट, मैं खोल देता हूँ। ये हाइड्रोलिसिस में मैंने देखे एग्जांपल दी हुई हिस्टेरेसिस और एमाइडेजेस की। ये भी बेसिकली CYP 450 सिस्टम के हिस्सा नहीं होते, ये नॉन P450 कहलाते हैं बेसिकली। तो इसमें से 3 तो मैंने आपको बता दिए, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेटेड, इसको FMOs कहते हैं। ये नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस एंजाइम, जैसे कि निकोटीन की अगर आप बात करें तो निकोटीन इससे जो है ना वो होते हैं, ऑक्सीजनेट होते हैं। इसमें निकोटीन्स को ख़त्म किया जाता है, इससे बॉडी निकोटीन्स को इससे ख़त्म करती है। निकोटीन को ले लें, टैमोक्सिफेन को ले लें, वो इससे ख़त्म करते हैं। मोनो अमाइन ऑक्सीडेजेस जो है वो बेसिकली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, अमाइंस को, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, सेलिजिलीन हो गई, तो इनको ख़त्म करते हैं बेसिकली। और एल्डिहाइड ऑक्सीडेजेस जो है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस, वो जाहिर सी बात है एल्कोहल को, एल्डिहाइड्स को, अगर कोई इथेनॉल ले रहा है या बेसिकली उसका काम हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है एल्डिहाइड्स वाले, तो ये जो है ना वो वहाँ काम आते हैं। इनको कहते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडेजेस। तो AOs कहलाते हैं, ADH कहलाते हैं, MAO कहलाते हैं, FMO कहलाते हैं। ये 3 वो फेजेस होते हैं। फिर वो हाइड्रोलिसिस का फेज मैंने आपको बताया। कॉन्जुगेशन होती है इसमें बेसिकली। कॉन्जुगेशन क्या हिस्सा होती है बेसिकली, वो ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। वो बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रोफाइलिक ड्रग्स होती हैं ना, जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनके ऊपर ये काम करते हैं। और
जो P4-5 सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हैं, वाई आर दीज एंजाइम कॉल्ड, क्योंकि ये बेटा इनकी फैमिली यही है, ये पूरी एक फैमिली है, चेन है एंजाइम्स की, ये इसीलिए P4-Y सिस्टम कहलाते हैं, CYP ये लिवर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पूरी एक फैमिली है, उसका मैंने फैमिली का भी मेरे ख्याल से एक पूरा हिस्सा मैंने शेयर किया था, ये मैंने नाम भी शेयर किए हैं। ये बेसिकली इतने सारे हैं ये जो सिस्टम कहलाता है, इसलिए ये सिस्टम कहलाते हैं, और ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, और रफ वाले में आपको पता है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। मैं वापस वही स्लाइड को सेट कर रहा हूँ। ये बेसिकली कीटे का वेज है, मैंने मेंशन कर दिया। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। एनीवन? हसन भाई मेरे ख्याल से लेट्स एंड दिस, अनम। Yeah, thank you so much, on for your time. It was such a great presentation. यू आर वेरी वेलकम हसन भाई, आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इसके साथ शामिल किया। आई एम वेरी थैंकफुल, और आई होप कि मुझे लगा मैं बहुत तेज़ी से चलता चला गया, मैंने सवाल नहीं पूछा। तो अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़, आई एम हैप्पी टू आंसर। Presentation, I think, on. I think it was great. Thank you so much, on. फिर से end करते हैं। यस, मेरे ख्याल से हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for joining. अल्लाह हाफिज। Thank you, on. थैंक यू। Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.